आदाब नाज़रीन, मैं हूँ वहीद जिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। हर सुबह हम एक ख़ास मेहमान को इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन और उनकी शख्सियत के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज हमारे साथ बेहद होनहार और नौजवान एक म्यूज़िक कंपोज़र और गुलकार जुड़े हैं। ऑल इंडिया रेडियो के एग्री आर्टिस्ट हैं और कंपोज़र भी हैं, जनाब राजा बिलाल साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनकी शख्सियत के बारे में आपको जानकारी देंगे। राजा बिलाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इस लायक समझा मुझे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी हमारी न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से। जी। आप इस बर्फ़ में यहाँ आए हमारे स्टूडियो में सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिलाल, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है, जिस भी शख्सियत को हम बुलाते हैं सबसे पहले हमने अपने देखने वालों की जानकारी के लिए उस शख्सियत के जो इब्तिदाई पहलू हैं, जैसे पैदाइश है, इब्तिदाई तालीम है और कश्मीर के किस इलाके से आप हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सब मेरा जो मैं जहाँ पे तवल्लुद हुआ हूँ उस जगह का नाम है नापुरा खयाम। जी। वो मेरी बर्थ प्लेस है। वहीं से मेरी लोकल स्कूल में स्कूलिंग हुई और वहीं पे मेरी परवरिश हुई। तो यहाँ पे मेरी परवरिश हुई और मैं तवल्लुद वहीं पे समझा हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, नापुरा खयाम में। बिलाल, इस प्रोग्राम में हम किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, हम दोनों कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी। ऐसे को कशीर पढ़ते कात करे, उर्दू में भी बात कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज का बार ऐसा नहीं है। जी। सबसे पहले मेरा सवाल होगा आपसे कि आप संगीत से कैसे जुड़े? ये बड़ी कहानी है। जी, बताइए। मैं जब स्कूलिंग में स्कूल जाता था, वहाँ पे लोकल स्कूल में बचपन से ही मेरे माँ बाप जो है वो कहते थे कि आपको लगाव था बचपन से ही, क्योंकि जब आप छोटे थे तब आप एक ट्रांजिस्टर सेट हुआ करता था हमारे घर में। जी। आप उसको छोड़ते नहीं थे। तो मेरे पापा मेरी मम्मा वो कहते हैं, हमें लगता है कि आपके पहले से ही जीन्स में ही था ये म्यूजिक से लगाव, इससे दिलचस्पी। तो हमें बचपन में ही वो आसार दिखे आप में कि आप म्यूजिक के साथ ही, जब भी आप रोते थे हम वो रेडियो ऑन करते थे, आप चुप हो जाते? हाँ, मैं चुप हो जाता था। तो ये फिर जब मेरी स्कूलिंग हुई उसके बाद मतलब इज्तिमा हुआ करते थे उन दिनों, महफिलें इज्तिमात जो रिलीजियस टाइप की होती है, वो इज्तिमात होते हैं, नात कॉम्पिटिशन होते हैं। तो मैंने क्या किया, बचपन से ही मैंने स्टार्ट उनमें पार्टिसिपेशन ना की मैंने उनमें। तो मैं नाम लिखवाता था वहाँ पे, उसका एक अपना फॉर्मेट होता था वहाँ पे। तो मैं जाके वहाँ पे अपना नाम लिखवाता था, तो फिर कंपटीशन लगता था नातों का। अच्छा। तो शुक्र अल्लाह का, मेरी आवाज बचपन से ही बहुत मतलब ना अल्लाह देन थी। हाँ, खूबसूरत। क्योंकि तब मैंने सीखा नहीं था, तो ये बचपन में ये पता भी नहीं होता है कि पिच क्या होता है, मिडल और लोअर, हायर ऑक्टेव क्या होता है। तो ऐसे ही मैं नात कंपटीशन में जाया करता था और मैं ऐसे ही बिना जाने मैं गाता था, नात पढ़ता था। तो मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने जिस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया जी, मुझे हर किसी कंपटीशन में या तो फर्स्ट पोजीशन या तो सेकंड पोजीशन, अक्सर मुझे फर्स्ट पोजीशन मिला करती थी। अच्छा। तो ये मुझे लगता है यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद स्कूल में जब मेरे साइंस टीचर वहाँ पे थे, वो हयात है, अल्लाह उनको उम्र दराज अता करे, शमीम साहब उनका नाम है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की एक बार, मैं छोटा था स्कूल में, कि यहाँ पे कोई आके कुछ भी करे। अच्छा। कोई भी एक्टिविटी करे यहाँ पे। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, हमारा स्कूल मोहल्ले में हुआ करता था, तो मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने वहां पे भी नात पढ़ी। अच्छा। तो मुझे याद है अभी भी, हमारे इर्द गिर्द स्कूल लोकलिटी जो है वो मोहल्ला था, तो सारे मोहल्ले वाले निकले और फिर मेरे स्कूल में भी आए मुझे हौसला अफजाई करने के लिए। तो ये वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरा। उसके बाद मेरा सिलसिला यही कंपटीशन, नात कंपटीशन में मैं हिस्सा लिया करता था। जी। तो अवार्ड्स मिलते थे, प्राइजेस मिलते थे, तो वो मेरी हौसला अफजाई होती थी उससे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बीमार, नात कंपटीशन करके मैं आया, दस्तगीर साहब गोस पाक आजम दस्तगीर, वहां से मैं आया, तो मैंने कंपटीशन जीता, मैं बीमार हो गया। जी। फिर अक्सर यहाँ पे कश्मीर में एक कल्चर है, कहते हैं ना, वो नजर वजर लगती है, वो हो गया, ये हो गया। तो वही बातें उठने लगी मेरे घर में, कहा कि इसको नजर लगी। मुझे हुआ, मतलब होता था कि कुछ अनबैलेंस, कुछ मैं ऐसे सी उधर इधर की बातें करता था। तो फिर मेरे मामा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको सूफीज्म से बहुत लगाव था। या जो मेरा ननिहाल साइड है वो गढ़ माना जाता था सूफीज्म का, वहां पे महफिलें लगती थी, महफिलें समा लगते थे वहां पे।
और मेरे मामा जी इसके साथ बहुत ही वाबस्ता थे जी। तो उन्होंने ही फिर कहा कि नहीं मिशन ये किया है बीमार मार किया बिनवानी पानत बकरना जाना मिस फोक वक तुम परवाह छुन। फिर उन्होंने ही मुझे लिया कोहनखंड डेलीगेट में पीर मोहम्मद अशरफ शाह कादरी साहब, तो उनके पास मुझे लिया। बहुत ही बड़े बुजुर्ग थे वो जी। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियां आती थी। फिर वहां पे लिया मुझे। पीर साहब ने कहा कि नहीं ये बीमार नहीं है, ये बेटा ठीक है, ऐसे करके मुझे किया और कहा कि वो हारमोनियम ऊपर है तो ये इसको दे दो। अच्छा, तो ये ये था, ये एक बहाना बन गया आपका। बहाना बन गया। वो हारमोनियम अभी भी मेरे पास है। अच्छा। और रहेगा भी मेरे पास ही। तो उसने उठा के दिया मुझे हारमोनियम। मैं छोटा था, बहुत छोटा था मैं। मुझे अच्छा लगा उसके साथ खेलना, ऐसे आवाज जब निकलती है उसमें से। हाँ। कहा कि जा उठाओ, ये इसको दे दो, इसको उठाओ, और ये हो गया ठीक। तो वहां से आपको एक तहरीक मिली जी। वहां तब से लेके अभी तक मुझे वही साहब ये आप यकीन करें या ना करें, मुझे नहीं लगता, मुझे तब से लेके अभी तक पता ही नहीं है मैं किस दुनिया में हूँ। अच्छा। मैं जब कंपोज करता हूँ या जब मैं गाता हूँ, मैं उसी दुनिया में होता हूँ। मेरा एक अपना स्टाइल है, मेरी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। मुझे लोग अपना जो मैं करता हूँ मुझे लगता है मैं वो ठीक करता हूँ जी। और लोग भी उसको पसंद करते हैं। तो मगर मैं जब भी कोई गाना गाता हूँ मैं अपनी मस्ती में होता हूँ और मुझे ये भी नहीं पता होता कि पीछे से मेरे साथ कौन सी पावर होती है। वो उसी बुजुर्ग जो अशरफ साहब है उन्हीं की दुआएं हैं, उनकी ही दुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि आपको खुद राह मिलेगी इसमें, आपको क्या करना है क्या करना। अच्छा, वहीं पे मेरी मुलाकात हो गई गुलाम अहमद सूफी साहब के साथ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहां पे लगते थे, महफिलें लगते थे। हाँ, अल्लाह उनको मगफिरत करे, बड़े उस्ताद जिनको किंग ऑफ द फोक म्यूजिक कहा जाता है। हाँ। तो वहां पे मेरी मुलाकात हो गई उनके साथ। उन्होंने मुझे कहा, पहले दिन जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा यंग एज में गुजर गया है। अच्छा। क्या गुजर गया था यंग एज में। उन्होंने कहा कि मेशीवन से सुई बोझना सुई नेचूशी में बोझना पीर सबस थी ततनसी ब्रोट कहीं। ओके। तो मैंने उनको कहा सूफी साहब इसमें क्या फर्क है, मैं भी आप ही का बेटा हूँ। तो उसने कहा आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं ये बैयत पीर साहब के सामने करता हूँ, तुम मेरे बेटे। सूफी साहब के साथ जो आपका रिश्ता जुड़ गया उस पर और बात करेंगे, लेकिन सुबह सुबह हमारे नाजरीन जो देखने वाले हैं वो इस ताक में होंगे कि बिलाल साहब आए हैं आज प्रोग्राम में, तो कुछ शुरू में कोई गाना जो भी आपका पसंदीदा गाना हो थोड़ा सा आप सुनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मैं सुनाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ। ये गाना है, ये गाना मैंने सूफी साहब की जुबानी पहली बार सुना है। अच्छा। तो फिर मैंने उसी के सामने पहली बार ये गाया और मैंने गाने की कोशिश की, उनको बहुत अच्छा लगा। जब मैंने पहली बार उनके सामने गाया, मैं वही पेश कर रहा हूँ। पार जिगरा गोखा करी यार नार इश्क ने वार ज़ुल्फ़ यार पार जिगरास गोखा करी यार नार इश्क ने वार ज़ुल्फ़ सरवंदई कल वाल कदमान दोन बचे सरवंदई कल वाल कदमान दोन बचे बर हवा तुम विच में चनी यार नार इश्क ने वार ज़ुल्फ़ यार पार जिगरास गोखा
करिए। बहुत खूबसूरत, ये कलाम भी बहुत उम्दा और बहुत जी। बुलंद कलाम है और कंपोजिशन भी बहुत प्यारी है। जी, और जी। सोफी साहब के क्या कहने हैं, जी हमारी फोक मौसीकी, बल्कि हर एक मौसीकी से जो लोग जुड़े हैं उनके मदाह हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनकी कंपोजिशंस गाते हैं। हमारे कश्मीर का फख्र हैं सोफी साहब। बिल्कुल, अल्लाह मग़फ़िरत करे। बिलाल भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, फोक म्यूज़िक या सूफियाना म्यूज़िक और हर म्यूज़िक में, लाइट म्यूज़िक में, जब भी कोई सीरियसली सीखने के लिए आता है फनकार या कैरियर बनाने के लिए आता है, तो कोई न किसी उस्ताद के पास जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं जी, या कोई डिग्री हासिल हुई होती, तो आपने फॉर्मली म्यूजिक किन से सीखा है? देखिए सर, जब मैं म्यूजिक में आया, जब मेरी वाबस्तगी हुई, मैंने कहा आपको पीर साहब के साथ मेरी वाबस्तगी हुई जी, उसके बाद मैंने फोक म्यूजिक मुझे दिया गया था। सूफी साहब ने मुझे कहा कि मैं अनाउंसमेंट करूंगा, मेरे बाद आप करेंगे जी। ये एक तवारीखी ये था कि वो चाहते थे अच्छा, ऐसा हो। तो मैं फोक गाता भी हूँ, पूरा कंप्लीट फोक में गाता हूँ पार्टी के साथ। हम सब कश्मीरी फोक बिल्कुल गाने सब गाते हैं। नहीं, मैं फॉर्मली मतलब मैं गाता था फोक महफिलों में। छकरी कहते, छकर और रूफ। तो मैंने मतलब मेरे का ग्रद में वही है मेरा, मैं लिखता भी हूँ अपने बायो में लिखता हूँ, मेरा घराना फोक है। तो ऐसा है कि फिर मैं मेरी मतलब कशर पे वन बहकान चलित किया। अच्छा, मतलब रातस महफिलन मज गसन, पता रातस कंप्लीट, बहुत ही मेहनत का काम, वो बहुत मेहनत का काम है। और जो हमारे फोक आर्टिस्ट है, मैं उनको सलाम करता हूँ, जो रात भर बैठते हैं, महफिलें सजाते लगते हैं, महफिलें सजाते हैं। बिल्कुल सही, वो उन्हीं का कलेजा है। और मुझे पता है कि आपको भी पता है माशाल्लाह वो क्या करते हैं रात भर। वो अच्छे कशीर पे बना तुम खून जिगर सांगी जाला रात। तो मैंने सूफी साहब को कहा सामने, मैंने कहा सर मतलब मैं इतना यूता बार हेक बचलित कह, अलबत्ता फोक म्यूजिक में अत मे जू, अत मे जान, क्या बहुत द्रामत फोक मज। मैंने उसको कहा बह हेक यूता बार चलित कह, अलबत्ता बहुत यहान यथ फील्डस मज यून, बह कर लाइट म्यूजिक ज्वाइन। तो तथ मज मे पन चाहत मे बह कर सह कर, बे मे पन चाहत कंपोजिंग कर बह, या मे चाहत म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स कर बह। मतलब यम टेक्नोलॉजी बह यहान जुड़न कि अस सारी बोड़ चीज मतलब सानी कशीर से करमित, हमारे वहाँ कश्मीर में बहुत बड़े दिग्गज उठे हैं। बिल्कुल सही, उसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब हमारे पीछे एक खजाना है, हमारे असलाफों ने जो छोड़ा है, हमारे जो फनकार उठे हैं। मगर एक सेटबैक हमें रहा है यहाँ पे, टेक्निकली हम बहुत पीछे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, कि वो एक सेटबैक रहा। अगर उन फनकारों को उस टाइम पे या अभी तक उनको रिकॉर्ड किया गया होता एक अच्छे मतलब ना टेक्नोलॉजी के साथ, और हमारा एक खजाना भी भर जाता और अच्छी साउंड के साथ वो आगे पेश आता ना, अच्छी साउंड के साथ वो आगे सामने आता। तो मेरा फिर यही रहा कि मैंने मतलब ये डिसाइड किया मैं लाइट म्यूजिक में आ जाऊं, मैं म्यूजिक प्रोडक्शन का ये सीखूं। तो उसके बाद जब मेरी स्कूलिंग चलती रही, तो फिर उसके बाद 10+2 के बाद मैं 1 साल के लिए, मामा जी मेरे थे, उनने मुझे बाहर भेजा। अच्छा। 1 साल के लिए। हाँ, कहाँ पे? मैं चेन्नई में था। अच्छा। चेन्नई में मैं था तकरीबन 6 महीने में चेन्नई में रहा। उसके बाद मैं वापस आया, मुंबई में रहा 6 महीना। मगर मैंने वहां क्रैश कोर्सेज किए म्यूजिक प्रोडक्शन के। अच्छा। वहां पे। हाँ, और मैंने इसमें कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड में मैंने एक डिप्लोमा कोर्स किया है, और बंगिया कॉलेज से मैंने किया है मद्रास में। लेकिन गायकी में आपका कोई टीचर है? गायकी में वहां पे मैंने एक इंडियन क्लासिकल का एक डिप्लोमा कोर्स किया है। हाँ, वो मेरे एक डिप्लोमा कोर्स 2 है वो। अच्छा। तो ये मेरा है। उसके बाद मैं सीखता गया, मैं मतलब आपसे सीखा, किसी और से सीखा, किसी और से अच्छी चीजें अडॉप्ट करते अच्छी चीजें मैंने अडॉप्ट की। मगर बेसिक मेरी जो है, मैंने वेस्टर्न क्लासिकल भी सीखा, इंडियन क्लासिकल भी सीखा। अच्छा। और यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान साहब हुआ करते थे फाइन आर्ट में टीचर, तो वो मेरे टीचर रहे 2 साल, मैंने उनसे भी सीखा है। अच्छा। हाँ, खान साहब के साथ मैंने सीखा है। और हमारे रेडियो में सैतारी साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मतलब गुजर गए वो हाल ही में। तो उनके पास भी मैंने बहुत तरबियत ली है सूफियाना मौसीकी की, क्योंकि मैं चाहता था ये सारी चीजें सीखना, कि मेरा
पहले से ही फोकस था कि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन में आऊं और कंपोजिंग में आऊं और खास साथ साथ में गाऊं, क्योंकि मेरे आइडल जो है रहमान साहब है। अच्छा। मैं पहले से ही उनको फॉलो करता आया हूं। अच्छा। तो ये चीजें मैंने टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा, मैंने वो ब्लैक पॉइंट ऑडियो से मैंने कुछ क्रैश कोर्सेज किए मैंने ऑनलाइन, तो वो मैंने सीखने की कोशिश की। मैं चाहा कि नहीं मैं सीखूं। अच्छा, यहाँ के जो सकाफती इदारे हैं जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, या हमारी जो कल्चरल एकेडमी या बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ कब से जुड़ गए और कैसे जुड़ गए आप? देखिए, इसमें मैं कहूँगा, इसमें ये मेरी जब मैंने जो आपको कहा कि पीर साहब के साथ में जब गया, उसके बाद जब मैंने ये डिसाइड किया मैं लाइट म्यूजिक में आऊँ, तो पीर साहब के पास एक आता था एक शख्स, वो जानता था काजी रफी साहब को। अच्छा। हाँ, काजी रफी साहब को वो जानता था। उसने कहा पीर साहब ने उसको कि ये चाहता है कि मैं इस लाइन में आऊँ, लाइट म्यूजिक के लाइन में। तो आप जानते हैं रफी साहब को, आप इनको लीजिए वहां पे, इनको थोड़ा सा वो दिखाएंगे ये क्या होता है, क्या माहौल होता है। उसके बाद मैं काजी साहब के पास गया, मैं उनके घर गया, तो वो मेरा घर है वहां पे। उन्होंने बहुत ही मतलब गाइडेंस दी आपको, वार्म वेलकम मुझे किया, मुझे गाइडेंस दी। और पहली बार जब मैंने गाया है लाइट म्यूजिक में, वो काजी साहब ने मुझे हाथ पकड़ के मुझे लिया, मेरी माँ को कहा ये मेरे साथ है, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा। और मेरे माँ बाप वहां पे साथ आते थे, तो उनके अच्छे से भी जानते हैं उनको। उनके भाई साहब, बाजान जिनको हम कहते हैं, या उनके वालिद साहब, उनकी मदर, वो मुझे बहुत ही प्यार करते थे, बहुत हद से ज्यादा। अच्छा। उसके बाद मैं रवि साहब ने मुझे लिया, रवि मैक्स स्टूडियो हुआ करता था यहाँ पे करानगर में, आपको तो पता है। तो वहां पे मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग हुई है लाइट म्यूजिक में। अच्छा। और वहां पे जब मैंने 5 गाने गाए, उन दिनों CBR हुआ करता था, वो दूरदर्शन का। वो CBR के लिए था, उनके लिए ना, रफी साहब को कोई तो उन गानों की वसातत से आप जुड़ गए दूरदर्शन? मैं जुड़ गया दूरदर्शन। फिर रेडियो में फिर जब रफी साहब के पास में जाता था, उसके बाद रफी साहब ने ही मुझे कहा कि आपको, मुझे लगता है और आगे जाने की जरूरत है। हाँ, आप ऐसा करो, यहाँ पे खानियार के बगल में ही रहते थे शौकत साहब। हाँ, संतूर मास्टर जो हमारे बहुत क्रीम यहाँ की है। जी जी। तो फिर उन्होंने भेजा मुझे शौकत साहब के पास। शौकत साहब के कजन आते थे पीर साहब के पास। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे लिया, माशूक साहब उनका, उन्होंने मुझे लिया शौकत साहब के पास। अच्छा। और फिर मैंने बाज़ाब्ता शौकत साहब के पास ट्रेनिंग, वहां पे बैठ के मैं जाया करता था सुबह, और मैं बैठता था उनके साथ, वो मुझे बिठाते थे। और शौकत साहब खुद भी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम थे? जी, वो मुलाजिम थे ना तो वहाँ पे। उस वजह से आप फिर रेडियो से भी जुड़ गए? तो मगर तब मुझे पता नहीं था वो वहाँ पे मुलाजिम है। अच्छा। तो मगर मुझे वो बाद में पता चला। मैं खाली गया था वहाँ पे ये फोकस लेके कि मुझे सीखना है लाइट म्यूजिक। तो उनके पास मैंने तरबियत 1, 2, 3 साल तकरीबन मैं वहाँ पे जाया करता था सुबह। अच्छा। कंटिन्यूसली मैं जाता था वहाँ पे। तो मैंने सीखा उनके पास, कंपोजिंग वो करते थे, मुझे गाना कंपोज करके देते थे, मैं वो फिर गाता था। अच्छा। तो यही मेरा क्लास रहता था वहाँ पे। उसके बाद मेरे पापा, अल्लाह उनको मगफिरत करे, बेसिकली मेरा पापा का जो ननिहाल है वो है लाल चौक में। ठीक है। तो वहाँ पे इबादुल्लाह राह साहब के वालिद साहब, हाँ, उनको मेरे पापा अच्छे से जानते थे। अच्छा। तो उनकी वो मतलब घरेलू था उनका आपस में ना वो रिश्ता। तो वो जाते थे, क्योंकि वो वहीं पे रहते थे उनके साथ ही। अच्छा। उन्होंने ही मेरा फॉर्म अपने हाथ से ही भरा, क्योंकि वो वहाँ पे एम्प्लॉय थे रेडियो के। हाँ, उन्होंने अपने हाथ से मेरा फॉर्म भरा है। तो फर्स्ट टाइम फिर मैं जब मिला शेख साहब के साथ, जब मैं गया, उन्होंने मुझे लिया, शेख साहब ने मुझे सुना। मरहूम शेख साहब, वो मतलब रिमार्केबल पर्सनैलिटी। हाँ, क्योंकि उनका असर मुझ पे बहुत रहा है। जी। हाँ, तो फिर जब शेख साहब के साथ मिला, उन्होंने जब मुझे सुना, कहा कि आपकी बहुत अच्छी आवाज है बेटा, आप सीखो, आप मेरे पास आ जाओ। घर वो मगरमल बाग में रहते थे, तो वजीर बाग में। तो फिर मैं शेख साहब के साथ जुड़ा। जी। तो फिर आप रेडियो वगैरह से जुड़ गए? फिर शेख साहब ने मुझे कहा अभी ऑडिशन मत दो, आप अभी 1 साल रुको, आप पहले आ जाओ घर। अच्छा। तो फिर मैं गया, वहां पे जाते थे हम, मेरे दोस्त भी कुछ थे यहाँ पे, वो मतलब शहजाद आसिम थे, और किफायत भी शायद हमारे पास नहीं, शहजाद और मैं जाया करता था। अच्छा। वहाँ पे आसिम। तो फिर हम सीखते थे वहां पे, 1 साल हमने लगाया। फिर जब वहां पे मदन जी आते थे, उनके साथ तबला प्लेयर बजाते थे, उनके साथ वो हम गवाते थे, हमें रिदम के साथ। बिल्कुल। शेख साहब का कॉन्सेप्ट रिदम का, वो तो बहुत जबरदस्त कमाल का कॉन्सेप्ट था उसका रिदम, वो मतलब लहराते थे रिदम में ऐसे। तो आपको तो माशाल्लाह पता है, एक बहुत ही पुख्ता आर्टिस्ट और म्यूजिक कंपोजर। ये मेरी खुशनसीबी है, मैं ये अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मेरा ऑडिशन लिया है शेख साहब ने, और मुझे ये कह के ऑडिशन लिया है कि मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा तेरी।
अच्छा, आपको अगर करना है, क्योंकि वो बड़े इस मामले में वो स्ट्रिक्ट थे। बिल्कुल सही। इस मामले में आपको तो माशाल्लाह पूरा पता है। मैं भी उन्हीं का डिसाइपल हूं। कहा कि मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, अभी ऑडिशन मत दो, 1 साल के बाद दो, 2 साल के बाद दो, मगर अपने बलबूते पे ऑडिशन देना है। सही बात। तो उसके बाद हम 2 साल 1.5 साल में उसके पास गया, उसके बाद उन्होंने ऑडिशन के लिए मुझे ये अलाउ किया कि आप फॉर्म अब भरो। तो उसके बाद तो फिर रेडियो का सफर जारी हो गया। रेडियो का सफर जारी हो गया। मैं माशाल्लाह फिर जब मुझे ग्रेड मिला, पहला फर्स्ट ग्रेड मिला, बी ग्रेड होता था पहला, तो मुझे जब ग्रेड मिला, मुझे मुबारकबाद दी, लेटर दी, भेजी, मुझे घर आती थी वो ना डाक के जरिए। तो फिर मुझे बुलाया, कहा कि यहाँ पे आ जाओ, फिर मुझे शाबाशी दी, सर पे हाथ रखा, कहा कि अब आपका सफर स्टार्ट होता है। अभी भी ये नहीं है कि तुम बन गए, अभी ये होता है मरहला। अभी ये बन गया एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है। बिल्कुल तो अब सीखना है। तो बस मेरा रेडियो के साथ वाबस्तगी है। आपके इस सफर के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है हमारे इस प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आपके साथ गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, राजा बिलाल से फिर गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी और आप देख रहे हैं सुबह सुबह हमारे साथ आज जुड़े हैं राजा बिलाल जी, एक ही नौजवान और होनहार म्यूजिक कंपोजर हैं, गुलकार हैं, ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड आर्टिस्ट और कंपोजर भी हैं। बिलाल, मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरी नज़र में जो फनकार होते हैं, बहुत कम फनकार जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक फनकार की वो लेते हैं। कोई फनकार वो जिम्मेदारियां समझता है और इस अपने आर्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोशिश करता है, एफर्ट्स करता है। तो मुझे आप में वो झलक पहले से दिखी है। आप अपने गाने के साथ साथ, अपनी प्रोडक्शंस के साथ साथ आर्ट को प्रमोट भी करना चाहते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप गाने करते हैं या बाकी जो इसकी स्ट्रीम्स हैं उस पर काम करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि पुरानी जो हमारी कश्मीरी मौसीकी थी या जो अब भी है, जो हम सुनते हैं, जो और आजकल का जो संगीत है, इन दोनों में आपको कौन सा बड़ा फर्क दिखता है? देखिए भाई साहब, मैं चाहता था आप मुझसे ये सवाल पूछे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, मुझे लगता है उस जमाने में डेडिकेशन, मेहनत जिसे हम कहते हैं, वो थी। आवाजें थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी आवाजें थी। मुझे लगता है आवाजों से अच्छा ज्यादा डेडिकेशन था जी। और बैठना, वो एक जुगलबंदी में बैठना, जुगलबंदी में म्यूजिक बनाना, एक वो एम्बियंस, संगत कहते हैं, एम्बियंस क्रिएट करना, ऐसी एम्बियंस क्रिएट करना, मतलब जो एक मैजिक, मतलब ना मैजिक सा लगता था। तो मुझे लगता है आज के जमाने में उस चीज की कमी है। देखिए, हम उस दौर में अभी है जहां पे टेक्नोलॉजी अरूज पे है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना वो जमाना है जहां पे अरूज पे टेक्नोलॉजी, आप कुछ भी कर सकते हैं। सही बात, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी आज की डेट में भी गाने बनते हैं, मगर बदकिस्मती है कि आजकल ज्यादा पुराने गानों पे काम किया जाता है, नई कंपोजिशन नहीं बनती है। कंपोजर्स का वैल्यू कश्मीर में खत्म हो गया। हाँ, ये मैंने भी बिलाल देखा है, आप सबने देखा, ये नोटिस किया होगा। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जनरेशन है, ज्यादातर कवर सॉन्ग में बिलीव करते हैं। चाहे सूफी साहब ने गाना गाया है, वहीद जिलानी ने गाया है, नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया, आपने गाया है, उसी गाने को रिक्रिएट करते हैं। तो उससे बेहतर, मैं इस प्रोग्राम में इससे पहले भी मैंने बहुत सारे फनकारों से बात की, ये बड़ा उनका एक कंसर्न था कि अगर वो कवर पे इतना मेहनत करते हैं, पहले ऑडियो साउंड ट्रैक बनाते हैं, फिर उसमें वीडियो भी करते हैं, अगर वो अपना गाना कोई प्रोड्यूस करते, अपनी कोई नई कंपोजिशन देते, तो इस खजाने में और एक इजाफा हो जाए। ये सही बात। सबसे बदकिस्मती ये है भाई साहब, अभी जो मतलब अगर मैंने सूफी साहब का गाना सुना है, मैंने वो गाना सुना है ऑर्गेनिक फील में, मैंने वो गाना सुना है ऑथेंटिक फील में। मतलब अभी मैं कहूंगा जान वंदियो हाउ पान वंदियो, मैंने ये किस फील में सुना है? मैंने ऑर्गेनिक फील में सुना है, मैंने उस फील में। अभी ठीक है, अभी यंगर जनरेशन जो है वो अगर कोई कवर बनाता है वो उसको पसंद करता है, क्योंकि वो रोबोटिक साउंड करता है, वो ऑर्गेनिक साउंड नहीं करता, वो रोबोटिक होता है सारा, जैसे लगता है कि रोबोट गाता है। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मुझे लगता है अभी अगर हम मतलब अभी इस टाइम पे इस चीज पे अगर हम ध्यान ना दें, मुझे लगता है हमारा म्यूजिक बहुत ही नुकसान में जाएगा, जा भी रहा है और जाएगा भी। क्योंकि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना अच्छी बात है,
टेक्नोलॉजी पे मुनहसर रहना, पूरा डिपेंडेंट रहना टेक्नोलॉजी पे, वो बुरी बात है। और टेक्नोलॉजी से अपनी ओरिजिनलिटी को खत्म करना वो बुरी बात। देखिए मैं टेक्नोलॉजी से पहले जुड़ा हूं, आपको पता है जी। हमने कब से मतलब रिकॉर्डिंग्स कब से, डिजिटल रिकॉर्डिंग्स कब से हमने स्टार्ट की, बहुत पहले मैंने इक्विपमेंट लाया, जॉनी मेरे साथ था, हम स्टूडियो आपने जब स्टार्ट किया तो हमने कैसे वहां पे ट्रैक रिकॉर्डिंग का सिलसिला, यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था तब ट्रैक रिकॉर्डिंग का, जब हमने स्टार्ट किया। अच्छा, फिर मैंने यूनिवर्सिटी में मतलब वर्कशॉप्स दिए इस चीज के कि ये होता है ट्रैक रिकॉर्डिंग, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, लड़कों को तैयार किया। मैंने चाहा था कि ताकि लड़के तैयार हो, वो इस चीज के साथ अच्छी नॉलेज के साथ जुड़े, ऐसे नहीं कि वो आके आए और जाए। मगर अच्छा, आपका ये जो कहना है डेडिकेशन की कमी है आज के, जो बड़ा फर्क हम, जो मेरा सवाल था आपसे, जो डेडिकेशन पहले वाले म्यूजिक में और आज वाले म्यूजिक में जो बच्चे तैयार करते हैं गाने, उनमें एक डेडिकेशन की कमी है। नहीं, मुझे लगता है, देखिए सर क्या बात है, डेडिकेटेड है आज के बच्चे, मगर आज के बच्चे ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा व्यूज के पीछे चले गए हैं। मतलब कोई गाना बनाया, यूट्यूब पे डाला, रातों रात व्यूज ही सब कुछ, ऑर्गेनिक व्यूज लेना बड़ी बात है, बूस्टेड व्यूज होना, ये मुझे पता है ना इस चीज का, मुझे पता है, क्योंकि अगर मैंने चैनल बनाई है, मैं कहूंगा दावे के साथ मेरी चैनल ऑर्गेनिक है, वो कोई बूस्टेड चैनल नहीं है, ठीक है, या किसी और की भी होगी, ये जरूरी नहीं है राजा बिलाल की, ठीक है। अब ये है कि व्यूज पे आप किसी चीज को तोल नहीं सकते, डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कश्मीर में ये है कि बदकिस्मती ये है कि हो गई ट्रेंड स्टार्ट तो हो गई, चला गया उसी के, सारा जमाना ही उसी के साथ चला गया। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, हमें इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा बिलाल, आप एक माशाल्लाह अच्छे कंपोजर भी हैं, गाने के साथ साथ आप कंपोज भी करते हैं। ये एज कंपोजर जो आपका सफर शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कब से आपने कंपोजिशंस बनाना शुरू किया? कंपोजिशंस सर मैं पहले से ही बनाता था, मैंने कहा ना आपको, मेरा शौक था इनोवेटिव, मैं कुछ चीजें बनाता था, तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा इसमें अलग कुछ करूं, या आपको पता है फ्यूजन बेस्ड मैंने काम किया है, मगर मैंने ये चाहा है, हमेशा चाहा है मैंने, क्योंकि मैं, आपको पता है मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगभग प्ले करता हूँ, गिटार प्ले करता हूँ, पियानो प्ले करता हूँ, मैं अपने कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट सारे प्ले करता हूँ। अच्छा। मगर मैंने हमेशा चाहा है कि मेरे कश्मीरी जो संगीत है, जो हमारा कश्मीरी म्यूजिक है, वो आगे बढ़े, क्योंकि अगर मैंने गिटार बजाया है, मैंने उसके साथ साथ रबाब बजाया है, मैंने अगर मिक्सिंग की उनको, मैंने लेवल में अपना रबाब हाई रखा, उसको रखा है पीछे, वो एक गुड फ्यूजन क्रिएट किया। तो वो चीजें ठीक है, अगर हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, मगर अच्छी अपना जो सोर्स है हमें, अब अभी जो मैंने कंपोजिशन गाई पावर जिगरस गो करीत यार, इसमें एक रस है ना कश्मीर का। अगर इस मौज करो वालो मॉम तले में शेर बात, ये कैसा साउंड करता है, अगर बुआने मोजी तले में शेर बात, ये एक दो चीजें है ना, अपनापन सा दिखता है। ये हम चाहते हैं कि ये हमारे संगीत में कायम रहे, वो रस जो है वो कायम रहे। नो डाउट कि आप गिटार पे गाना गाए, आप ड्रम पे गाना गाए, जो हमारी मेलोडी है उसको, किसी भी चीज पे आप गाना गाओ, मगर जो हमारी मेलोडी है, जो हमारा रस है, जो हमारा सोज है, उसको कायम दायम रखे, बस यही। तो ये कंपोजिशंस का सिलसिला पहले से जारी था, लेकिन कंपोजर बनने के लिए फिर जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, वहां भी एक तरीका होता है। तो मैं वहां आपको लेना चाहता हूँ, कब से आप कंपोजर जुड़े हैं? कंपोजिशन का मैंने कहा बचपन से ही था, फिर मैं रेडियो के साथ जब जुड़ा, उसके बाद रेडियो को लगा बीच बीच में कि हम इससे काम ले, हम कुछ कंपोज करवाए इससे, ठीक है। तो वहां पे रेडियो में मेरे जो मतलब दोस्त थे कुछ, वो चाहते थे कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स करें। अनग्रेडेड भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, क्योंकि वो उनका लगाव था, वो उनका मतलब मेरे साथ ना, वो मेरे काम पे बिलीव था। अच्छा। तो जब मैंने मतलब काम किया, जब मेरी कंपोजिशंस ऑन ईयर हो गई, तो उनको लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। अच्छा। बहुत सराहा। तो फिर बाज़ाब्ता मैंने जो इसका फॉर्मेट होता है कंपोजिशन ग्रेड के लिए, कंपोजिंग ग्रेड के लिए, उसके बाद मैंने फॉर्म भरा और मैंने पहले सेकंड ग्रेड हासिल किया, फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद सेकंड ग्रेड हासिल किया। अच्छा। जी। तो बिलाल साहब, यहाँ इस प्रोग्राम में हम जो मेहमान को बुलाते हैं, उनके लिए हम एक गाना भी पेश करते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान आप हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ही गाना चलाएं हम, आपका गाया हुआ, आपका कंपोज किया हुआ, तो वही गाना देखेंगे, आप भी देखिए और हमारे नाजरीन भी देखेंगे, उसके बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाजरीन, राजा बिलाल से और बात करते हैं इस गाने के बाद।
जिगरस छुस zet अपरावा yin मशती मशरावान छुस yin मशती मशरावान छुस यथ जिगरस छुस zet अपरावा yin मशती मशरावान छुस yin मशती मशरावान छुस कन खुन मोडक सूट नहनावा yin मशती मशरावान छुस yin मशती मशरावान छुस yin मशती मशरावान छुस Sonharalam patkuntravan Sayan pan pushiravan chus Sayan pan pushiravan chus Dunya vehe vats Vud kumbulava yin mashti mashravan chus yin mashti mashravan chus kan khon mudak sut nahnama yin mashti मशरावान छुस yin मशती मशरावान छुस yin मशती मशरावान छुस आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं वहीद जिलानी और आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर के एक बहुत ही अच्छे और मंजे हुए कलाकार, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर राजा बिलाल। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, उनके कामकाज के बारे में बात हो रही है और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बिलाल, इससे पहले और भी हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो काबिल जिक्र अचीवमेंट्स हैं एज म्यूजिक कंपोजर और एज सिंगर, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जो चीदा आपने जो काम किया है। देखिए सर, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कंपोजिंग में आया जी, यहाँ पे एक फिल्म बनी अख दलील लोलिच, उसमें अच्छा। भी मेरा कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक का। अच्छा। मैंने उसमें कंपोजिशंस कुछ बनाई थी, कुछ हमने रेडियो से मतलब पुरानी कंपोजिशंस पे काम किया, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। या उसके बाद फिल्म एक बनी कश्मीर डेली के नाम से, उसका मैं फुल फ्लेज्ड म्यूजिक कंपोजर था। अच्छा। तो हाँ, वो फिल्म भी मैंने कंपोज की सारी। उसके बाद मैंने कुछ गाने बनाए जिसमें आपको पता होगा, मतलब वो है क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आएगा, जो मेरी बेगम और मैं साथ गाते हैं। हाँ। तो वो रेडियो दूरदर्शन के लिए, वो दूरदर्शन के लिए हमने किया। और रेडियो में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं वहाँ के, वो हमने किए हैं कंपोज। मतलब मैंने किए कंपोज। कोविड में मैंने एक गाना बनाया, मतलब वो ये लिहाज़ जिंदगानी, बे इस करो मुलाकात। ऐसे ही गाने बनते रहे और हम अभी भी काम करते हैं, बनाते भी है गाने, चलता भी है, सिलसिला जारी है। अच्छा, ये इससे पहले हम आगे बढ़े और भी कुछ सवालात आपसे, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लोगों तक रखना है। बहुत जरूरी होता है कि एक रेस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट की राय जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जमाना ऐसा है, आपने खुद कहा कि एक बड़ा कारवान जुड़ा है म्यूजिक के साथ, लोग अच्छे भी जुड़े हैं और कुछ लोगों को
गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काम बुरा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको सिखाने की ज़रूरत है, एक अच्छी राह दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ और सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है कि हमारे नाज़रीन भी वेट करते होंगे, थोड़ा सा एक और गाना हो जाए आपकी आवाज़ में। थोड़ा सा ये गाना मैंने बनाया है जब कोविड था, तब मैंने बनाया है ये गाना। आप ही ने नंबर दिया था सफिया जी को, सफिया गुलजार जी को, जब वो चाहते थे कि वो मेरी आवाज में कुछ गाने रिकॉर्ड करें। तो मेरे पास ये गाना पड़ा था। मैंने जब कोविड में घर में ही बैठते थे, क्योंकि मेरा अपना होम स्टूडियो है, मैं जब एक बार सुबह उठा तो मुझे इस गाने पे नजर पड़ी, मैंने गाना बनाया और शाम को मैंने सथाई अंतरा अपलोड किया और रातों रात ये वायरल हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने जस्ट ऐसे रैंडमली इसको रिकॉर्ड किया। अच्छा। उसी की 2 लाइनें मैं यहाँ पे पेश करता हूँ। ये आस जिंदगानी बेबस करो मुलाकात, ये आस जिंदगानी बेबस करो मुलाकात, गिल शिकवतई कथवा बेबस करो मुलाकात। क्या बात है। गिल शिकवतई कथवा बेबस करो मुलाकात, ये आस जिंदगानी बेबस करो मुलाकात, बेबस करो मुलाकात। समखो बेसरी बरन मुचरो करी, समखो बेसरी बरन मुचरो करी, जल मेरी बेरुखसात बेबस करो मुलाकात, गिल शिकवतई कथबात बेबस करो मुलाकात, ये आस जिंदगानी बेबस करो मुलाकात, बेबस करो मुलाकात। बहुत खूब। और ये कोविड में मैंने देखा बहुत सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत वायरल हुआ था। सही बात है। और ये जो हमारी मैं उसको अपनी माँ समझता हूँ, उनका लिखा हुआ सफिया जी का और ये उनके लिए भी एक ट्रिब्यूट था और सब लोगों के लिए, क्योंकि कोविड पे ये गाना हमने रिलीज किया था, आपने और बनाया था, तो बहुत अच्छा गाना था। अच्छा बिलाल, आपसे पूछना चाहूंगा, आपके करियर पे मुझे नजर है, क्योंकि मैं आपसे सीनियर हूँ, आप मेरे सामने आए इस फील्ड में, आपने कौन सी एक्टिविटीज की, क्या सीखा, कितना ग्रो हो गए आप, वो भी मुझे उसका भी अंदाजा है। जी सर। बदलाव 2 तरह के होते हैं हर चीज में। एक सही बदलाव होता है, एक वो बदलाव होता है कि जिससे हमें दिल आज़ुर्दा होता है कि नहीं, ऐसा ये नहीं होना चाहिए था। जी। सेम हमारी मौसीकी की वसातत से मैं बात करूंगा। हमारी म्यूजिक में बदलाव आपने कहा कि सही है, बदलाव आना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी बदलाव हमने देखे जो हमारे म्यूजिक को, हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। आपका इज़हार ख्याल जानना चाहूंगा एज ए यंग म्यूजिक कंपोजर, एक गुलकार होने की हैसियत से, आपकी नजर में ये जो बदलाव आया है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है इसके और क्या पॉजिटिव है? देखिए सर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे, बहुत अच्छा सवाल है ये। हमने ऐसा यहाँ पे ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमने म्यूजिक की स्ट्रीम्स जो है अलग अलग, अगर हम देखें वेस्टर्न म्यूजिक में उसके अलग अलग स्ट्रीम्स, एक पॉप है, रैप है, हिप हॉप है, ऐसे है ना बहुत सारे हर म्यूजिक में स्ट्रीम्स है। वहां पे क्या करते हैं, जब कोई आर्टिस्ट आता है वो एक स्ट्रीम को पकड़ता है, ठीक है, उसने किसी ने उठाया, उसने हिप हॉप उठाया, वो हिप हॉप के बगैर कुछ नहीं करेगा।
हाँ। उसको पता है मुझे हिप हॉप करना है, बस हिप हॉप ही करना है मुझे, ठीक है। हाँ। अगर कोई क्लासिकल से उठाएगा, कोई क्लासिकल वेस्टर्न क्लासिकल में आएगा, वो पूरी जिंदगी क्लासिकल में ही उठाएगा, हाँ, ठीक है, सही बात। क्लासिकल ही करेगा, ठीक सही है। बात। उससे क्या होता है, ये कैटेगराइज होता है, मतलब इसकी कैटेगरीज बनती है अलग अलग। हम नहीं कहते, ना वहीद साहब कहता है, ना मैं कहता हूं। अगर कोई यहाँ से करता है, कोई मतलब हमें लगता है, आपको, मुझे लगता है ये वल्गरिटी है, ये वल्गर लगता है हमें, नहीं, लोगों को भी लगता है, लोगों को भी लगता है। मतलब कुछ गाने हमने अभी रिसेंटली देखे, जी, जी। ये हमें बात करनी चाहिए, जी जी क्योंकि हम दोनों इस म्यूजिक से जुड़े हैं। कुछ जी। गाने हमने सोशल मीडिया पे देखे, तो लोग मुझे फोन कर रहे थे कि वहीद साहब ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मैंने तो ठेका नहीं लिया है, मुझे भी बहुत अब सारे और फोन आए। सोशल मीडिया का जमाना है और डेमोक्रेसी का जमाना है, हम मुझे भी किसको बहुत रोक सारे- सकते हैं। मुझे भी बहुत सारे फोन आए। लेकिन ये वहां मैंने उनको ये भी कहा, और मेरे बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डिबेट्स होते हैं म्यूजिक पे, वहां भी मैंने कहा आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है वो कंटेंट सही गाए, कंपोजिशन अच्छी गाए, लेकिन जो हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, वो सही चीज को उनको लाइक करना चाहिए, बिल्कुल। वो सही बात है। मगर- तो ये जो बदलाव है जी। उसमें मैंने आप ये एक मुझे बताइए, आपको अच्छी चीजें कौन सी लगी उसमें, उस बदलाव में, और जो नहीं लगी आपको उनका भी जिक्र करें। सर मैंने इससे पहले जो मैंने बात की उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया। देखिए क्या होता है कि जब मैंने कहा ना कुछ स्ट्रीम्स अलग अलग उठा के वो उठाते हैं बाहर, जब वेस्टर्न में करते हैं, तो यहाँ पे जो कश्मीरी म्यूजिक के साथ अभी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब जो कुछ कंटेंट जो बनता है वो बिल्कुल ही वल्गर बनता है। और मगर यहाँ मैं आपसे थोड़ा इत्तेफाक नहीं करूंगा, हाँ। क्योंकि सारा नहीं बनता ना। नहीं, सारा तो मैंने आप भी कहता हूं। काम करते हैं, आप सारा वल्गर नहीं बनाएंगे, नहीं, मैं काम करता हूँ, हम वल्गर नहीं बनाते। कुछ लोग जो हैं वो एक कैटेगरी ही ऐसी है। मैं सारे की बात ही नहीं करता। हाँ। मैं कहता हूँ कुछ लोग, हाँ, जो मतलब ना ये हाँ, चंद लोग ऐसे हैं। चंद लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं। मगर यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना यूट्यूब फैमिली, ये मेरी फैमिली है, ठीक है। मेरे सुनने वाले लोग अलग है, वहीद साहब के सुनने वाले लोग, हमारी स्ट्रीम एक है, हाँ। हमारे सुनने वाले लोग अलग होंगे, और अपनी अपनी पसंद होती अपनी है अपनी लोगों पसंद की। होती है लोगों की। सही बात। यूट्यूब ने एक फ्रीडम दिया है, ठीक है। अगर किसी वल्गर चीज को कोई सुनते हैं ना, कोई ऑडियंस सुनते हैं, उनका सेंस, उनका वही माइंडसेट ही वही है, उनकी लेवल ही वही होगी, वो सुनते हैं। हाँ। मगर अलमिया ये है कि जब अच्छे लोग उस चीज को लाइक करते हैं या उस चीज को शेयर करते हैं, उस चीज को प्रमोट करते हैं, वो अनफॉर्चुनेट है। हाँ। वो अनफॉर्चुनेट है, वो नहीं होना चाहिए। हम किसी को रोकते नहीं है, सही करने बात। दो। अगर इसकी फैमिलीज बनेगी ना अलग अलग, अगर अलग सुनने वाले अलग है, चलो ठीक है, ये करते हैं, ऐसा करते हैं, इनको करने दो। इनके सुनने वाले अलग है, करने दो इनको, ठीक है। हाँ। मगर सबसे बड़ी बात है, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, अगर यहाँ से वो कंटेंट बनता है, मगर यहाँ से हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम गुड कंटेंट को देते ही नहीं है। हाँ। हम तो एक्टिव ही नहीं है, साइलेंट, बहुत सारे आर्टिस्ट साइलेंट बैठे हैं। हम तो करते ही नहीं है। सही बात। अगर यहाँ से किसी ने गाना किया, इसने कोई वल्गरिटी की, इसने कुछ वल्गर बनाया, अगर ऑडियंस को यही सुनने के लिए है, उसके लिए अच्छा कंटेंट चॉइस नहीं है, चॉइस ही नहीं है उसको। अगर उसके पास अच्छा आएगा तभी वो उस चीज को छोड़ेगा और यहाँ पे वापस आएगा, अगर वो भटका भी है। सही बात। ठीक है, सही ये बात। चीज जरूरी है। ये इन चीजों पे बहुत ये अच्छा वैलिड, मुझे अच्छी बात लगी आपकी कि यहाँ लोगों को चॉइस देनी है हमें, और अच्छे गाने अपलोड करने हैं, बनाने हैं, उनको बिल्कुल। अच्छी शायरी, अच्छा कंटेंट, अच्छी जो कंपोजिशन है उनको तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जो हमारे इस एज के जो आर्टिस्ट लोग कुछ बैठे हैं साइलेंट, उनको भी जाग जाना चाहिए। हम इस प्रोग्राम की वसातत से उनको भी अपील करेंगे, आप उठिए, अपना कंट्रीब्यूशन दे दीजिए, अपने गाने दे दीजिए। और भी सर, सब आपको भी पता है, मतलब कुछ फनकार बहुत अच्छे हैं नए लड़कों में। हाँ। आपको पता है, आप बहुत हाथों से निकले हैं, हमें अच्छे। पता है ना, उनकी आवाजें बहुत अच्छी है। मगर बदकिस्मती ये है कि वो भी ट्रेंड के पीछे लगे, वो भी ऑटो ट्यून यूज करते हैं। हाँ। और ये उनको पता नहीं है कि ऑटो ट्यून किस जगह पे यूज किया जाता है। वो एक पर्टिकुलर ऑटो ट्यून बना है, वो प्लगइन है, वो किसी चीज के लिए बना है। हाँ, वो सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए बना है। मगर अब यहाँ पे क्या, मुझे लगता है वो वक्त दूर नहीं है कि हमारे यहाँ पे भी भोजपुरी वो सुनने को मिलेगा। नहीं, इंशाल्लाह जब तक आप हम जैसे आर्टिस्ट हैं जी, हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे और सही चीज अपने ऑडियंस को मरने के दम तक हम वही करेंगे। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताइए, जो हमारी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है यहाँ के, जी, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, उनका जो रोल है उससे आप मुतमईन हैं या उस पर आप कोई इजहार ख्याल करना चाहते हैं? देखिए, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का एक लाही अमल होना चाहिए।
एक मतलब ना एक वो तरतीब होनी चाहिए जी। मुझे लगता है यहाँ पे बदकिस्मती है, यहाँ पे बड़ी बदकिस्मती है, यहाँ पे कोई तरतीब ही नहीं है, यहाँ पे कुछ बना है मतलब वो ना वो सीक्वेंसड कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कुछ चीज। मतलब यहाँ पे ऐसे ही आर्ट को लिया गया है, चलो इसको उठाओ, इसको पार्ट टाइम जॉब चलो इसको उठाओ, इसको यहाँ पे प्रोग्राम पे भेजो, चलो इसको उठाओ वहां पे। ये बदकिस्मती है और मुझे लगता है उससे इन इंस्टीट्यूशंस का वो ना वो दरहम भरम हो गया है, वो रहा ही नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ की हमारी सकाफत, यहाँ का हमारा कल्चर ये कोई 1-2 साल का पुराना नहीं, ये इसका बहुत वास्ट हिस्ट्री है, ये बहुत हमारा कल्चर बहुत रिच है। सही बात। अच्छा बिलाल, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने ये कहा कि मैं यहाँ के जो रिवायती इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज करता हूँ, बल्कि उनको ही ज्यादा तरजीह देता हूँ। लेकिन बेशतर जो हमारे गुलकार हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हैं, या जो नए उभरते हुए लोग हैं, इग्नोर करते हैं रिवायती जो साज है हमारे, उनको ज्यादातर तरजीह नहीं देते हैं। आपकी नजर में हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका मकाम क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे साहब, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने कहा ना, मैंने पहले ही आपको कहा, मैंने कहा ऑर्गेनिक चीजें और मतलब वो कहते हैं ना वर्चुअल फील्ड और रियलिस्टिक फील्ड, इसमें ये बहुत बड़ा मतलब इसमें बहुत बड़ा हेडरूम है। आप जब मेरे पास दुनिया की मतलब ना A क्लास लाइब्रेरी है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स की, मैं कहता हूं मेरे पास है, मैं तकरीबन मेरे पास 200 टेराबाइट की ये लाइब्रेरी है और मुझे ये भी पता है मुझे यूज कैसे करना है जी, मुझे ये भी पता है मेरे पास कौन सी साउंड्स है, मैं उनको कैसे यूज करूं, ठीक है। मगर फिर भी मैं यहाँ पे कहता हूं असल चीज ओरिजिनल होती है। सही बात। हाँ, उसका हेडरूम अलग होता है, उसकी साउंड अलग होती है, उसकी एम्बियंस अलग होती है, उसका बजने का स्टाइल अलग होता है। मतलब वो लगता है। लेकिन चंद एक साल में हमने ये भी देखा कि कुछ बच्चे अट्रैक्ट हुए हैं जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें जब मैंने उनसे बात की, क्योंकि मैं इनसे बात करता रहता हूँ, उनके माइंड में क्या है, क्यों नहीं अच्छी चीजें बज रही हैं उनसे, तो उनका एक कंसर्न था। वो कह रहे थे सर हम सीखना चाहते हैं, जैसे रबाब है, संतूर है, सारंगी है, इवन जो रिदमिक इंस्ट्रूमेंट है, नोट है, तुमकनारी है। जी जी। कहा कि सर एक तो यहाँ हम लैग करते हैं कि कोई प्रोफेशनल एकेडमी नहीं है जो जहां वो टीचर बैठ के उसको सिखाए बेटा संतूर है क्या, इसको बजाया कैसे जाता है, या रबाब या सारंगी। और दूसरा टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, अब इंस्टीट्यूशन नहीं है लेकिन टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है जो हमें सिखाते। तो लेकिन हमारे पास हम इतने जुनून में हैं, फिर हम खुद ही रियाज करते हैं घर में, जो चीजें निकलती हैं तो उसमें खामियां हो सकती हैं। तो फिर थोड़ा सा हमने भी उनको गाइड किया और इंशाल्लाह कुछ खुशाइन चीजें होने वाली हैं। बहुत अच्छी, शायद एकेडमी खुले, कोई इंस्टीट्यूट खुले जहां ये बच्चे आएंगे और जिस भी एज ग्रुप के लोग होंगे सीखने के लिए आएंगे, तो इंशाल्लाह इन चीजों को भी हम ही को स्ट्रीमलाइन करना है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। दरअसल भाई साहब ये है, ये रियाजत की ही बात है। बिल्कुल सही है। जब आप इसमें रियाजत करेंगे ना तब आपको फल मिलेगा। जी सर। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि आप जिम में गए, डंबल्स उठाए और बॉडी बनाई। अच्छा बिलाल जी, एक और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है आपसे। अच्छी बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि हमारे नाज़रीन को भी मज़ा आ रहा होगा सुबह सुबह। इस ब्रेक के बाद आपसे और जुड़ेंगे, तो नाज़रीन राजा बिलाल से और गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपका फिर से इस्तकबाल है, वेलकम है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। आज सुबह सुबह हमारे साथ एक बहुत ही होनहार फनकार म्यूजिक कंपोजर राजा बिलाल जुड़े हैं, जो बहुत काम करते हैं हमारे म्यूजिक को आगे ले जाने के लिए। राजा बिलाल, आपसे एक और चीज पे मैं इजहार ख्याल जानना चाहूंगा आपका। जो आजकल का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कल्चरल एक्टिविटीज का, जिस तरह से यहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जैसे हमारे जिस तरीके से इस कल्चर को प्रमोट किया जाता है या पेश किया जाता है, आपका इस पे रद्द अमल क्या है? देखिए वही साहब, कल्चरल प्रोग्राम्स जो आजकल यहाँ पे होते हैं, मुझे उसके साथ कम ही इत्तेफाक है, क्योंकि उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है वो। क्योंकि अब देखिए इंस्टीट्यूशंस में अगर ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं जी, अगर उनका एक ग्रेड बना है, उन्होंने किसी चीज को फॉलो किया है, उन्होंने किसी चीज को मतलब किसी चीज पे अपनी जिंदगी दी है, ठीक है, उनको इग्नोर करके
बाकियों को लाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ का इंसाफ है? आप देखिए, हम नहीं कहते हैं उनको मत लाओ, हम मतलब लोकल पार्टिसिपेशन कम है, लोकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। मतलब मैं ये कहूंगा कि ना होने के बराबर है। अच्छा, अगर अब लोकल पार्टिसिपेशन होती भी है, वो होते हैं अनग्रेडेड आर्टिस्ट। अब ये जरूरी नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि ग्रेडेड, चलो ग्रेडेड सब कुछ होता है, वो नहीं कहता हूं, मगर अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई फॉर्मेट बना है, अगर ये मेरे लिए बना है, किसी आपके लिए बना है, किसी और के लिए बना है, उनके लिए नहीं बना है। और ये हम दावे से कह सकते हैं और कहना भी चाहिए। बेशक मैं इस प्रोग्राम का होस्ट हूं, लेकिन मैं पहले आर्टिस्ट हूं। जी जी जी। मैंने बहुत सारे जो जिम्मेदार लोग हैं हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के, या जो कल्चरल एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं, चाहे टूरिज्म है, हमारी एकेडमी है, रेडियो है, मैं उनसे कह रहा हूं कि ये सही बात है कि हमें नए लोगों को वेलकम करना चाहिए। हम तो लेकिन साथ साथ जो हमारे पास खजाना है उसको खराब नहीं करना है। हमें सिर्फ बैंड कल्चर यहाँ रिवाइव नहीं करना है। बैंड कल्चर को, ठीक है, जिस किसी भी फनकार को बैंड में इंटरेस्ट है वो करे, लेकिन जो एज ए रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर है या आर्टिस्ट है, सिर्फ हर वक्त बैंड बैंड बैंड, और वो बैंड जिनको अभी सुर और ताल सीखने की जरूरत है, बहुत गाइडेंस की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट ये हमें बेतों की बात कहनी चाहिए। ये जो लोग देख रहे होंगे, जो हमारे ऑफिसर हजरात होंगे या खवातीन होंगी जो ये एक्टिविटीज करते हैं, उनको भी मैं कहता हूं, और मैं उनके ऑफिस में जाके भी कहता हूं कि हमारे पास सूफियाना है, हमारे पास फोक है, हमारे पास लाइट म्यूजिक है, जैसे आपने नंद छकर कहा, इतनी स्ट्रीम्स है हमारे पास बहुत सारा खजाना है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रीम है बैंड का, इसको भी प्रमोट करें, लेकिन आप हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में बैंड को ही तरजीह देते हैं। और यहाँ के जो बड़े बड़े अवार्डीज लोग हैं, संगीत नेशनल अवार्डीज हैं, संगीत नाटक एकेडमी अवार्डीज हैं, उनको आप इग्नोर करके इन बच्चों को तरजीह देते हैं। लेकिन अगर बच्चे करते हैं, सिर्फ बैंड 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 नहीं करना चाहिए, जो बाकी स्ट्रीम्स हैं उनको भी आगे लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छा बिलाल भाई, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ के फनकारों को और यहाँ के फन को और ज्यादा फरोग देने के लिए आपको क्या लग रहा है कि कौन से नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए, कौन सा नया विंडो खोलना चाहिए? देखिए, अगर हम प्रिजर्वेशन की बात करें, हमारे यहाँ पे डिजिटल प्रिजर्वेशन है ही नहीं अभी। मुझे लगता है वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हम ही ने, आप ही ने और हमने बात की थी बहुत बार कि यहाँ पे डिजिटल प्रिजर्वेशन होनी चाहिए। आजकल के दौर में देखिए आप कितने मतलब ऑडियो स्ट्रीम्स प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ के इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, उनको अभी उनको उठ के इन प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो महीने में एक ही कॉन्सर्ट करते हैं, उसका एक तरतीब देके, उसका एक गुड अच्छा वीडियो बना के, ऑडियो बना के उनको वो डालना, और उसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, नहीं लगता है, कॉस्ट फ्री है, वो कुछ नहीं लगता है, सही बात, कुछ नहीं लगता है। आजकल बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं आपको और खुद ही प्रमोशन करते हैं उस चीज की। एक तो उससे क्या होगा, हमारा कल्चर प्रमोट होगा, और उससे ये होगा अगर कोई डिपार्टमेंट कोई कंसर्ट करता है, उसकी प्रिजर्वेशन रहती है वहां पे, उसको प्रिजर्व रहेगा वहां पे। और सबसे बड़ी बात है, अगर दुनिया में कहीं पे भी कश्मीरी है, वो उसको सुनेंगे, उसके पास आराम से पहुंचेगा, वो उसको सुनेंगे, आराम से सुनेंगे, उनकी नजर में भी कुछ चीजें आएगी कि ऐसा हो। बिलाल भाई, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। मुझे, मेरे लिए एक सीखने का एक अमल होता है अपने छोटों से बात करना और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, उससे बहुत अच्छा एक विजन खुल जाता है। आप इस प्रोग्राम में आए, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी वैसा बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़े दिनों के बाद हम मिले जी, क्योंकि बहुत टाइम हुआ, बहुत मदद हुई। हम बैठते थे पहले, आज मौका मिला, हम मिले, हम बैठे, इतनी बातें की, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टेक्निकल टीम का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये थे राजा बिलाल, हमारे जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही होनहार म्यूजिक कंपोजर और सिंगर, जिनसे मुलाकात थी आज आपकी। कल सुबह एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हो जाऊंगा हाजिर। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।